नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम इंग्लिश से देखेंगे, रिवीजन क्लास 3 देखेंगे दोस्तों आज। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलो कि इससे पहले जो है आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और साथ ही साथ आप लोग जो है आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला है दोस्तों अर्नेस्ट हेमिंग्वेज मैन एट वॉर इज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का दोस्तों वर्क है मैन एट वॉर। ये क्या है दोस्तों? ये ऐसे है, नोवेल है, या फिर ऑटोबायोग्राफी है, या फिर शॉर्ट स्टोरी है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। मैंने आपको अर्नेस्ट हेमिंग्वे से सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है अर्नेस्ट हेमिंग्वेज मैन एट वॉर जो है ये क्या है दोस्तों एक। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का दोस्तों, ये एक कलेक्शन है दोस्तों शॉर्ट स्टोरी का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे मैन एट वॉर, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि मैन एट वॉर जो है दोस्तों ये कब पब्लिश हुआ था, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है ये कब पब्लिश हुआ था, ठीक है। ये पब्लिश हुआ था दोस्तों 1942 में, ठीक है। कब हुआ था? 1942 में पब्लिश हुआ था मैन एट वॉर, ठीक है। ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अर्नेस्ट हेमिंग्वे की बात हो रही है, तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे से आपको सारे फैक्ट दोस्तों ध्यान में रखने हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ये दोस्तों 20th सेंचुरी के अमेरिकन नोवेलिस्ट हैं, ठीक है, 20th सेंचुरी के। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है इनके जो है इम्पोर्टेंट नोवेल पूछे जाते हैं, जो आपको सारे जो है ध्यान में रखने हैं, ठीक। जैसे आपका पहला नोवेल मैंने बताया था आपको, इनका जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट इनका जो नोवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार दोस्तों परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एक मिनट, ठीक है। द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है। द ओल्ड मैन एंड द सी जो है कब आया था इनका? ये आया था दोस्तों 1952 में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों द सन ऑल्सो राइजेस इनका वर्क है, ठीक है। द सन ऑल्सो राइजेस, द सन ऑल्सो राइजेस, द सन ऑल्सो राइजेस, ये कब आया था इनका वर्क? ये आया था 1926 में, ठीक है। ये सारे मैंने दोस्तों आपको पहले बता रखे हैं, ठीक है। साथ ही साथ अदर वर्क की बात करें इनके जो है अ फेयरवेल टू आर्म्स इनका वर्क है, टू हैव एंड हैव नॉट इनका वर्क है, ठीक है। और साथ ही साथ द गार्डन ऑफ ईडन इनका वर्क है, द गार्डन ऑफ ईडन पूछा जा सकता है आपको, द गार्डन ऑफ ईडन किसका वर्क है? द गार्डन ऑफ ईडन, EDEN, ठीक है। द गार्डन ऑफ ईडन किसका वर्क है? ये भी अर्नेस्ट हेमिंग्वे का वर्क है दोस्तों, ठीक है। तो इनके सारे वर्क्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एक फैक्ट और ध्यान में रखना है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने दोस्तों क्या किया था? कमिटेड सुसाइड, ठीक है। इन्होंने सुसाइड किया था दोस्तों, ठीक है। कब किया था ये भी आपको पूछा जा सकता है। 1961 में इन्होंने क्या किया था? सुसाइड किया था दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर जितने भी इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों, ठीक है। द ओल्ड मैन एंड द सी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इतनी बार आपका जो है यहाँ पर नोट नहीं करूँगा, ठीक है। आप इसको साथ ही साथ नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। द ओल्ड मैन एंड द सी, द गार्डन ऑफ ईडन, द सन ऑल्सो राइजेस, ठीक है। अ फेयरवेल टू आर्म्स, टू हैव एंड हैव नॉट, फॉर होम द बेल स्टॉल्स, ठीक है। मैन एट वॉर, ये सारे वर्क्स किसके हैं? आपके अर्नेस्ट हेमिंग्वे के हैं दोस्तों, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ आपको पूछा जा सकता है। इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, बॉर्न, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1899 में, ठीक है। तो आपने अर्नेस्ट हेमिंग्वे को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। इनके वर्क्स आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, इनके नोवेल ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का।
क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, विच वर्क वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ हेमिंगवे सडन डेथ। तो यहाँ पर आपको बताना है अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो है क्या बताना है, इनकम्प्लीट वर्क इनका बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो इनकम्प्लीट वर्क है वो कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों, द गार्डन ऑफ ईडन। ठीक है, ऊपर अभी बताया था आपको, द गार्डन ऑफ ईडन जो है दोस्तों ये अर्नेस्ट हेमिंगवे का वर्क है, और एक कैसा वर्क है इनका, इनकम्प्लीट इनका वर्क है। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा तो ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर आप दोस्तों लिखें। ठीक है, तो 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मेन प्रोटैगोनिस्ट इज इन द शशि देशपांडेज नोवेल। आपको बताना है मेन प्रोटैगोनिस्ट जो है शशि देशपांडे की नोवेल में कौन है, मैन, वुमेन, बोथ, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, आपको आंसर करना है द मेन प्रोटैगोनिस्ट इज इन द शशि देशपांडेज नोवेल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वुमेन। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, शशि देशपांडे की बात करें तो शशि देशपांडे से आपको पूछा जा सकता है इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, मैंने पहले जो प्रीवियस आपको रिवीजन क्लास में मैंने आपको बताया था सारा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो शशि देशपांडे का जो जन्म हुआ था, बॉर्न, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1938 में। ठीक है, 1938 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था अगर पूछा जाएगा तो धारवाड़ कर्नाटका में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, धारवाड़ कर्नाटका। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको शशि देशपांडे से पूछा जा सकता है इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था और किस वर्क के लिए इनको मिला था। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे शशि देशपांडे को जो है दोस्तों साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1990 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था, 1990 में मिला था। 1990 में शशि देशपांडे को क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। किसके लिए मिला था, किस वर्क के लिए मिला था, दैट लॉन्ग साइलेंस। किसके लिए मिला था, दैट लॉन्ग साइलेंस। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि शशि देशपांडे को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था। ठीक है, इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात करें शशि देशपांडे की, तो यहाँ पर इनके जो इम्पोर्टेंट जो इनकी नॉवेल्स हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सारे मैंने नॉवेल्स आपको बता रखे हैं शशि देशपांडे के, कौन कौन सी नॉवेल हैं इनकी। जैसे आपका द डार्क होल्ड्स नो टेरर मैंने बताया था आपको। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, द डार्क होल्ड नो टेरर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स जो है ये इनका नोवेल है दोस्तों शशि देशपांडे का। कब आया था पूछा जा सकता है, तो ये नोवेल आया था इनका 1980 में, 1980 में आया था। ठीक है, साथ ही साथ मैंने इनके अदर जो हैं नोवेल आपको बताए हैं। दैट लॉन्ग साइलेंस अभी ऊपर बात हुई थी। ठीक है, दैट लॉन्ग साइलेंस कब आया था, इसी के लिए इनको क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए। ठीक है, दैट लॉन्ग साइलेंस ये कब आया था, ये आया था 1988 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनके अदर वर्क्स की बात करें, इफ आई डाई टूडे, इफ आई डाई टूडे। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों इफ आई डाई टूडे किसका वर्क है, तो ये है दोस्तों शशि देशपांडे का। ठीक है, ध्यान रखेंगे कब आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ रूट्स एंड शैडोज, ठीक है, ये भी वर्क इन्हीं का है। ठीक है, रूट्स एंड शैडोज। ठीक है, रूट्स एंड शैडोज जो है ये किसका वर्क है पूछा जाएगा आपको, तो ये भी शशि देशपांडे का है। ठीक है, अदर वर्क कौन कौन से
अ मैटर ऑफ टाइम इनका वर्क है दोस्तों, अ मैटर ऑफ टाइम नोट कर सकते हैं आप। साथ ही साथ कम अप एंड बी डेड, ये भी इन्हीं का वर्क है। तो शशि देशपांडे से दोस्तों ये सारे वर्क्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था ये भी आपको ध्यान रखना है, और किस वर्क के लिए मिला था ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्क जो है रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। ऑप्शन देखिए, दिल्ली इज नॉट फार, अ सुटेबल बॉय, स्वामी एंड फ्रेंड्स, या फिर गोदान। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए 4 का। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों रस्किन बॉन्ड ने इनमें से कौन सा वर्क लिखा है। तो 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली इज नॉट फार, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिल्ली इज नॉट फार किसका वर्क है, ये है रस्किन बॉन्ड का, ठीक है। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट वर्क है इनका ये, दिल्ली इज नॉट फार। ये कब आया था ये पूछा जा सकता है, ये आया था 1994 में, ठीक है। 1994 में आया था दिल्ली इज नॉट फार, ठीक है। साथ ही साथ रस्किन बॉन्ड की बात हो रही है तो इनका जन्म आपको पूछा जा सकता है। मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है। ये जन्म यानी कि बॉर्न और डाइट से जो है दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 1934 में इनका जन्म हुआ था। 1934 में जन्म हुआ था रस्किन बॉन्ड का, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, कसौली में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कसौली में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ रस्किन बॉन्ड से आपको इनके वर्क्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इनके सारे वर्क्स आपको ध्यान में रखने हैं रस्किन बॉन्ड के, ठीक है। एक तो आपने देखा दिल्ली इज नॉट फार, इसी के साथ साथ आपको ध्यान में रखना है द रूम ऑन द रूफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, ये पूछा भी गया पहले, ठीक है। द रूम ऑन द रूफ, ठीक है। ये कब आया था इनका वर्क, 1956 में आया था, ठीक है। 1956 में आया था द रूम ऑन द रूफ, ठीक है। साथ ही साथ द ब्लू अम्ब्रेला पूछा जाएगा आपको, द ब्लू अम्ब्रेला किसका वर्क है, ठीक है। द ब्लू अम्ब्रेला किसका वर्क है, ये भी दोस्तों किसका वर्क है, रस्किन बॉन्ड का है, ठीक है। साथ ही साथ अ फ्लाइट ऑफ पिजन, ठीक है, मैंने बताया था आपको अ फ्लाइट, ठीक है, अ फ्लाइट ऑफ पिजन, ठीक है, ठीक है। द फ्लाइट ऑफ पिजन्स किसका वर्क है, ये भी दोस्तों रस्किन बॉन्ड का है। एंग्री रिवर इनका वर्क है, ठीक है। एंग्री रिवर ये पूछा गया था, ध्यान रखेंगे, एंग्री रिवर, ठीक है। एंग्री रिवर किसका वर्क है, ये भी रस्किन बॉन्ड का है, ठीक है। साथ ही साथ आपने पढ़ा होगा द नाइट ट्रेन एट दिल्ली एंड अदर स्टोरीज, ठीक है। और आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ठीक है। रूट्स टू मसूरी, तो इनके काफ़ी सारे वर्क हैं दोस्तों रस्किन बॉन्ड के, सभी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। द ब्लू अम्ब्रेला कब आया था इनका, 1974 में आया था, 1974 में आया था द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है। साथ ही साथ अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स आया था इनका 1978 में, ठीक है। 1978, 1978 में आया था, ठीक है। फ्लाइट ऑफ पिजन्स। एंग्री रिवर की बात करें तो एंग्री रिवर इनका वर्क आया था 1972 में, 1972 में आया था, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं रस्किन बॉन्ड के, ठीक है। अच्छे से तैयार कर लेना है रस्किन बॉन्ड को, यहाँ से आपके क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे दोस्तों, हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। आपको बताना है कि किसको जो है द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ऑप्शन देखिए, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, या फिर ननौतीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। आप सभी जानते हैं वर्क किसका है, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस किसका वर्क है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर।
तो 5 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति रॉय को द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस के लिए क्या मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है दोस्तों और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों इनको बुकर प्राइज भी मिला था, पूछा जाता है। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पूछे जाते हैं, तो आपको सारे ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहला इनका जन्म कब हुआ था अरुंधति रॉय का? तो इनका जो जन्म हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। अरुंधति रॉय का जन्म हुआ था 1961 में। ठीक है, कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था शिलोंग में, शिलोंग मेघालय में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? शिलोंग मेघालय। ठीक है, मेघालय में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है, इनको बुकर प्राइज भी मिला था। ठीक है, इनको बुकर प्राइज कब मिला था? बुकर प्राइज, ठीक है, बुकर प्राइज कब मिला था? तो आपको ध्यान रखना है, इनको बुकर प्राइज कब मिला था, बताइए। तो इनको बुकर प्राइज मिला था 1997। ठीक है, 1997 में इनको बुकर प्राइज मिला था। किसके लिए मिला था अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि अरुंधति रॉय को जो है बुकर प्राइज किसके लिए मिला था, तो याद रखेंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, मैं पहले भी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपने पढ़ा द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ये इनका जो वर्क है ये कब आया था, ये पूछ लिया जाएगा आपको, तो ये भी आप नोट रख लेंगे। ठीक है, इनको नोट कर लें आप। ठीक, तो इनका जो दोस्तों वर्क है जो हमें पूछा गया है, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस जो है, ये इनका वर्क आया था दोस्तों, कब आया था ये पूछ लिया जाएगा आपको। ये आया था 2001 में। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। ये क्या था दोस्तों? ये था दोस्तों कलेक्शन ऑफ ऐसे। ठीक है, ऐसे का कलेक्शन था। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इनका एक दोस्तों आज़ादी फ्रीडम करके वर्क है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, आज़ादी, ठीक है, फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम, ये भी दोस्तों किसका वर्क है? ये भी दोस्तों अरुंधति रॉय का वर्क है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कब आया था ये आया था 2020 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, साथ ही साथ मदर मैरी कम्स टू होम, ये भी जो है इन्हीं का वर्क है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अरुंधति रॉय का। तो इनके सारे वर्क्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बुकर प्राइज ध्यान रखना है, साहित्य अकेडमी अवार्ड ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। 6 है दोस्तों, नेम द सिटी वेयर महेश दत्तानी वॉज बोर्न। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका? ये तो आपने पढ़ा है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। महेश दत्तानी, इनका जन्म जो है किस सिटी में हुआ था? ऑप्शन देखिए, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता या फिर मुंबई। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। महेश दत्तानी आपने पढ़ा है दोस्तों, इनका एक प्ले है जो आपने पढ़ा होगा, तारा करके इनका एक प्ले है जो पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों किस सिटी में हुआ था। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, महेश दत्तानी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था दोस्तों। इनका जन्म कब हुआ था अगर पूछा जाएगा, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1958 में। ठीक है, 1958 में महेश दत्तानी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इनका एक प्ले है दोस्तों, तारा। ठीक है, कई बार पूछा गया है। तारा जो है ये किसका प्ले है? महेश दत्तानी का प्ले है। कब आया था ये? 1990 में आया था, यानी कि 1990 में आया था तारा प्ले इनका। ठीक है, ये पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा प्ले इनका याद रखेंगे दोस्तों, इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है जो कई बार पूछा गया है, फाइनल सॉल्यूशंस। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन।
ठीक है। फाइनल सॉल्यूशंस जो है ये किसका वर्क है? फाइनल सॉल्यूशंस ये है महेश दत्तानी का। कब आया था ये? 1993 में आया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ इनका एक वर्क है दोस्तों, डांस लाइक ए मैन। ठीक है, पूछा जाता है डांस लाइक ए मैन। ठीक है, डांस लाइक अ मैन। ठीक है, डांस लाइक अ मैन किसका वर्क है? महेश दत्तानी का। यह आया था 1989 में। ठीक है, 1989 में आया था इनका डांस लाइक अ मैन। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों इनका एक वर्क है आपका द बिग कैट सिटी। ठीक है, द बिग कैट सिटी पूछ लिया जाएगा आपको। द बिग कैट सिटी किसका वर्क है? द बिग कैट सिटी। तो बिग कैट सिटी भी किसका वर्क है? ये महेश दत्तानी का है दोस्तों। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। तो सारे इंपॉर्टेंट वर्क आपने ध्यान रखने हैं महेश दत्तानी से। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है। 7 है दोस्तों, साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन वॉज ओरिजिनली रिटन बाय विजय तेंदुलकर इन। आपको बताना है दोस्तों विजय तेंदुलकर के बारे में आपको अच्छे से दोस्तों ध्यान में रखना है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। विजय तेंदुलकर आप जानती हैं इंडियन प्लेराइट नोवेलिस्ट हैं, और इनका जो दोस्तों ये वर्क है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, ये दोस्तों किस लैंग्वेज में इन्होंने इसको लिखा है ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बंगाली, गुजराती, पंजाबी, मराठी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है। साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन वॉज ओरिजिनली रिटन बाय, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 7 का क्या हो जाएगा? मराठी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पहले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है दोस्तों, आपके प्रवक्ता में पहले पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर विजय तेंदुलकर आपने अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप जानती हैं जो विजय तेंदुलकर हैं इनको जाना जाता है दोस्तों मराठी लिटरेचर के लिए ही इनको जाना जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था पूछा जा सकता है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों विजय तेंदुलकर का बॉर्न। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था कब हुआ था? 1928 में इनका जन्म हुआ था, 1928 में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स मैंने बताए हैं आपको, कल भी मैंने आपको बताया था आपके दूसरे वाले क्लास में, यानी कि रिवीजन क्लास 2 में बताया था। जैसे आपका घासीराम कोतवाल हो गया। ठीक है, घासीराम कोतवाल। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। ठीक, घासीराम कोतवाल हो गया। ठीक है, सखाराम बाइंडर हो गया। ठीक है, सखाराम बाइंडर। ठीक, ये भी इन्हीं का वर्क है। ठीक है, कमला इनका वर्क है, कमला। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कमला। ठीक है, कमला किसका वर्क है पूछ लिया जाएगा आपको। कमला भी जो वर्क है किसका है? आपका विजय तेंदुलकर का है। ठीक, तो ये सारे वर्क्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको पूछ लिया जाएगा कि साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो वर्क है इनका साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, ये पब्लिश हुआ था 1968 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। 8 है दोस्तों, इन तुगलक बाय ग्रीस कर्नाड आजम वॉज अ। ठीक है, आपको बताना है तुगलक आप जानती हैं ग्रीस कर्नाड का वर्क है, तो इसमें आजम जो है दोस्तों, आजम ये क्या है दोस्तों? सोल्जर है, लॉयर है, पिक पॉकेट है, या फिर ब्राह्मण है? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ग्रीस कर्नाड को अच्छे से तैयार कर लेना, 110% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रीस कर्नाड से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है इनका जो वर्क है तुगलक, तो तुगलक में आपने कैरेक्टर देखा है आजम, तो ये आजम क्या है दोस्तों? सोल्जर है, लॉयर है, पिक पॉकेट है, या फिर आपका ब्राह्मण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिक पॉकेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जेब कतरा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आजम वॉज अ पिक पॉकेट, यानी कि क्या था आजम? एक जेब कतरा था दोस्तों। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है,
और ये किसका पार्टनर था? आजम। आपने पढ़ा होगा तुगलक के बारे में, तुगलक की स्टोरी आपने पढ़ी होगी। तो ये पार्टनर था किसका? अजीज का पार्टनर था। ठीक है, किसका पार्टनर था? अजीज का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ग्रीस कर्नाड के दोस्तों आप जानते हैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स काफ़ी ज़्यादा बार जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इनका जन्म याद रख लेना है, बॉर्न। तो इनका जन्म हुआ था 1938 में। ठीक है, 1938 में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो वर्क्स की बात करें आपका ग्रीस कर्नाड की, तो ग्रीस कर्नाड के वर्क्स आपको ध्यान रखने हैं। ययाति इनका वर्क है। ठीक है, ययाति कब आया था? ययाति, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ययाति के साथ साथ तुगलक हो गया। तुगलक किसका वर्क है? ये भी आपका ग्रीस कर्नाड का है, तुगलक हो गया। हाय वदना जो है इनका वर्क है। ठीक है, क्या है? HAYAVADANA, हाय वदना। तो ये भी इनका वर्क है। ठीक है, नागमंडला वर्क है इनका। ठीक है, नागमंडला। ठीक है, नागमंडला किसका वर्क है? तो ये भी दोस्तों ग्रीस कर्नाड का वर्क है, नागमंडला। ठीक है, द फायर एंड द रेन, द फायर एंड द रेन। तो राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही आपकी समझने के लिए, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है सारे वर्क्स किसके हैं? ये ग्रीस कर्नाड के हैं। एक इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स और है दोस्तों, ब्रोकन इमेजेस। ठीक है, ये भी पूछा गया है पहले प्रीवियस ईयर में, ब्रोकन इमेजेस। ठीक है, ब्रोकन इमेजेस किसका वर्क है? ये भी ग्रीस कर्नाड का है। तो सारे वर्क्स आपको ध्यान रखने हैं ग्रीस कर्नाड की। ययाति जो है कई बार पूछा है, कब आया ये आया 1961 में। 1961 में आपका ययाति आया, तुगलक आया, फिर आगे चलिए 1964 में, 1964 में क्या आया? ययाति। उसके बाद इनका आया हाय वदना। ठीक है, 1971 में आया हाय वदना। ठीक है, उसके बाद जो है इनका नागमंडला आया। ठीक है, कब आया? 1988 में आया नागमंडला। ठीक है, और साथ ही साथ ये सारे जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं ग्रीस कर्नाड के वर्क्स। ठीक है, और यहाँ पर तुगलक से कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं, तो इनके कैरेक्टर्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। तुगलक को आप अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अच्छे से तुगलक को तैयार कर लें, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर हैरोल्ड पिंटर गॉट द नोबेल प्राइज। तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ, हैरोल्ड पिंटर को जो है नोबेल प्राइज कब मिला था। चलिए आंसर कीजिए, 9 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2005 में मिला था। ठीक है, हैरोल्ड पिंटर को नोबेल प्राइज कब मिला था? 2005 में मिला था। ठीक है, हैरोल्ड पिंटर आप जानती हैं दोस्तों। ठीक है, हैरोल्ड पिंटर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जन्म कब हुआ था इनका? 1930 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? लंदन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला याद रखेंगे, आपको पूछ लिया जाएगा द रूम किसका वर्क है। ठीक है, द रूम किसका वर्क है? हैरोल्ड पिंटर का है। द बर्थडे पार्टी मैंने बताया था। ठीक है, द बर्थडे पार्टी। ठीक है, बर्थडे पार्टी। ठीक है, बर्थडे पार्टी के साथ साथ इनका वर्क याद रखेंगे, द केयर टेकर। ठीक है, द केयर टेकर किसका वर्क है? ठीक है, द केयर टेकर भी इनका वर्क है हैरोल्ड पिंटर का। ठीक है, टी पार्टी। ठीक है, टी पार्टी किसका वर्क है? ये भी हैरोल्ड पिंटर का है, टी पार्टी। द सर्वेंट करके भी इनका एक वर्क है दोस्तों, द सर्वेंट। ठीक है, द सर्वेंट भी इनका एक वर्क है। ठीक है, और क्या है इनके वर्क बताइए? अ नाइट आउट भी इनका एक वर्क है, नाइट आउट, अ नाइट आउट, ये भी इनका वर्क है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे वर्क्स दोस्तों हैरोल्ड पिंटर के आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन डिड विलियम शेक्सपियर टेक रिटायरमेंट फ्रॉम पब्लिक लाइफ। तो आपको बताना है विलियम शेक्सपियर ने पब्लिक लाइफ से जो है कब जो है रिटायरमेंट लिया था। चलिए आंसर कीजिए, 1610, 1613, 15 या फिर 16। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। व्हेन डिड विलियम शेक्सपियर टेक रिटायरमेंट फ्रॉम पब्लिक लाइफ। पहले बता रखा है मैंने कई बार आपको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा 1610। ठीक है, 1610 में जो है विलियम शेक्सपियर ने दोस्तों पब्लिक लाइफ से क्या लिया था, रिटायरमेंट ले लिया था। ठीक, बाकी विलियम शेक्सपियर के बारे में आप सभी जानते हैं, अच्छे से तैयार कर लेना विलियम शेक्सपियर को, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, रेना पेटकोफ वॉज द हीरोइन ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शोज फेमस। आपको बताना है रेना पेटकोफ जो है ये हीरोइन है दोस्तों, जीबी शॉ के किस वर्क में जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, रेना पेटकोफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें बताइए, सभी ने पढ़ा है आपने। रेना पेटकोफ वॉज द हीरोइन ऑफ जेबी शॉ फेमस, आर्म्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन, कैंडिडा या फिर नन ऑफ दीज। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रखने, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो रेना पेटकोफ जो है आप जानती हैं किस में है रेना पेटकोफ, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन किसका वर्क है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा है इसको आर्म्स एंड द मैन को। तो यहाँ पर से आपको क्या याद रखना है, पहला तो आपको याद रखना है दोस्तों ये कब प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, पूछा जाता है कब प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, ये प्रोड्यूस हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1894 में। ठीक है, अगर पूछा जाए पब्लिश कब हुआ था, तो पब्लिश हुआ था दोस्तों आर्म्स एंड द मैन कब पब्लिश हुआ था, 1898। ठीक है, दोनों याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए आर्म्स एंड द मैन कब प्रोड्यूस हुआ था, तो 1894 में, और पब्लिश कब हुआ था, 1898 में। ठीक है, दोनों आपको ईयर ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ आर्म्स एंड द मैन क्या है, कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, क्या है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, कॉमेडी है। ठीक है, क्या है, आर्म्स एंड द मैन कॉमेडी है। यहाँ पर आपको कैरेक्टर पूछे जाते हैं, जैसे आपका रेना पेटकोफ हो गया। ठीक है, और कौन कौन से कैरेक्टर हैं इसमें आर्म्स एंड द मैन में, कैप्टन ब्लंट सली आपने पढ़ा है। ठीक है, कैप्टन ब्लंट सली। ठीक है, कैथरीन पेटकोफ। ठीक है, साथ ही साथ निकोला, ये सारे कैरेक्टर किसमें आपके आर्म्स एंड द मैन में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आर्म्स एंड द मैन, इनकी इसमें जो है जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए 12 नंबर, आंसर करेंगे आर के नारायण मेंटोर एंड फ्रेंड वॉज। आपको बताना है आर के नारायण के मेंटोर और फ्रेंड कौन थे। ऑप्शन देखिए, ग्राहम ग्रीन, आर के लक्ष्मण, रामचंद्र या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का, ए के नारायण। दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आर के नारायण से। ठीक है, पिछली बार मैं देख रहा था द इंग्लिश टीचर, शायद यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनके वर्क्स आपको ध्यान में रखने हैं आर के नारायण के। चलिए बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर के नारायण के जो मेंटोर और फ्रेंड थे वो कौन थे, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ग्राहम ग्रीन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों आर के नारायण आप जानती हैं इनको क्या कौन सा प्राइज मिला था, आर के नारायण को मिला था, कौन सा प्राइज मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इनको, साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, तो साहित्य अकादमी अवार्ड में इनको दोस्तों कब मिला था और किसके लिए मिला था पूछा जाता है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको 1960 में, 1960 में मिला था आर के नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड, और किसके लिए मिला था, द गाइड के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इनका ये वर्क। ठीक है, द गाइड के लिए इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, इसको ध्यान में रखेंगे। क्लियर है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था, मैंने बताया था आपको। ठीक, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स काफ़ी पूछे जाते हैं आर के नारायण के। ठीक,
जैसे आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स पूछ लिया जाएगा, स्वामी, ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है। साथ ही साथ पूछ लिया जाएगा आपको द बैचलर ऑफ आर्ट्स किसका वर्क है, ठीक है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। द डार्क रूम पूछ लिया जाएगा, द डार्क रूम, ठीक है। सारे वर्क्स आपको ध्यान में रखने, द डार्क रूम। साथ ही साथ आपको याद रखना है द इंग्लिश टीचर, ठीक है, द इंग्लिश टीचर, ठीक है। इंग्लिश टीचर के साथ साथ इनका वर्क मैंने अभी बताया, द गाइड जो है। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात हो रही है, माई डेज भी इन्हीं का वर्क है, ठीक है। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी आप जानती हैं, ठीक है। साथ ही साथ द वेंडर ऑफ स्वीट्स इनका वर्क है, ठीक है। अ टाइगर फॉर मालगुडी इनका वर्क है, ठीक है। माई डेटलेस डायरी ये भी इन्हीं का वर्क है, ठीक है। तो इनको आपने सभी ने जो है अच्छे से याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और अदर वर्क की बात करें, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इनका वर्क है, ठीक है। तो सारे वर्क्स किसके हैं, आर के नारायण के हैं दोस्तों। इनके वर्क्स आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। जैसे स्वामी एंड फ्रेंड्स की बात करें तो स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है इनका आया था 1935 में, 1935 में आया था स्वामी एंड फ्रेंड। द बैचलर ऑफ आर्ट्स आया था 1937 में, 1937, ठीक। द डार्क रूम की बात करें, द डार्क रूम आया था इनका 1938। इसी क्रम में आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको आसानी होगी इनका ईयर याद रखने में, ठीक है। पहले स्वामी एंड फ्रेंड्स याद रखेंगे 1935, उसके बाद द बैचलर ऑफ आर्ट 1937, द डार्क रूम 1938 और उसके बाद द इंग्लिश टीचर 1945, 1945। इसका ईयर पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम में, ठीक है। 1945 में आया था इनका द इंग्लिश टीचर, ठीक है। इसके साथ साथ द गाइड की बात करें, द गाइड कब आया था इनका 1958 में, 1958 में आया था, 1958 में इनका आया था द गाइड। साथ ही साथ माई डेज की बात करें, माई डेज जो है इनका कब आया था, ये आया था आपका 1973 में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको नोट कर लें, ठीक। इसके साथ साथ अन्य जो मैंने अभी आपको बताई वो भी आप नोट कर लें, ठीक है। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इनका वर्क है, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ठीक है। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इन्हीं का वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ द मैन ईटर ऑफ मालगुडी आप जानती हैं, अब पढ़ते हुए आ रहे हैं, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, ठीक है। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, ठीक। साथ ही साथ द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ठीक है। द वेंडर ऑफ स्वीट्स हो गया, अ टाइगर फॉर मालगुडी हो गया, ठीक है। अ टाइगर फॉर मालगुडी, ठीक है। टाइगर फॉर मालगुडी। साथ ही साथ माई डेटलेस डायरी ये पूछा गया था, ध्यान रखेंगे, माई डेटलेस डायरी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों, ठीक है, आर के नारायण की, सभी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे आपका द फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, पूछ लिया जाएगा कब आया था ये आया था फाइनेंशियल एक्सपर्ट, नोट कर लेंगे कब आया था, 1952, 1952 में आया था फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ठीक है। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी की बात करें, ये 1961 में आया था, ये पूछा गया है पहले, इसको ध्यान रखेंगे। 1961 में क्या आया था, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, ठीक है। द वेंडर ऑफ स्वीट्स की बात करें, ये आया था 1967 में, 1967 में आया था, क्या आया था इनका, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ठीक है। और टाइगर फॉर मालगुडी आया था इनका 1983 में,
कब आया था ये? 1983। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। माय डेटलेस डायरी जो है ये आया था 1960 में, 1960 में। ठीक है, तो सारे मैंने बता दिया आपको और इनका ईयर भी बता दिया, तो आपको अच्छे से याद रखने हैं दोस्तों ये। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, कांतापुरा वॉज पब्लिश्ड इन, आपको बताना है कांतापुरा वॉज पब्लिश्ड इन 1935, 1938, 1960 या फिर 1976। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। कांतापुरा जो है किसका वर्क है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, किसका वर्क है बताइए कांतापुरा? तो ये वर्क है दोस्तों राजा राव का, राजा राव। ठीक है, तो राजा राव का वर्क है, आप जानते हैं। ये कब पब्लिश हुआ था, ये पूछा गया आपको। तो 13 का क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1938। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांतापुरा जो है दोस्तों ये किसका वर्क है? रिटन बाय राजा राव, और ये पब्लिश हुआ था 1938 में। राजा राव के दोस्तों आपको वर्क्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये सारे वर्क्स इनके बताए हैं मैंने। द सरपेंट एंड द रूप इन्हीं का वर्क है। द कैट एंड शेक्सपियर इन्हीं का वर्क है। ठीक है, द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स ये भी इन्हीं का वर्क है। तो अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, राजा राव को अच्छे से आपने देख लेना है। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर करेंगे। 14 है दोस्तों, द कलकत्ता क्रोमोसोम एंड द ग्लास पैलेस रिटन बाय, तो किसने लिखे हैं दोस्तों ये आपको बताना है। अमिताभ घोष, शशि देशपांडे, वी.एस. नाइपॉल या फिर नन ऑफ दीज। द कलकत्ता क्रोमोसोम एंड द ग्लास पैलेस ये किसने लिखे हैं दोस्तों वर्क, आपको बताने हैं 14 में। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर 14 का? तो आप सभी जानते हैं राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष के दोस्तों वर्क हैं दोनों। ठीक है, ग्लास प्लेस एंड द कलकत्ता क्रोमोसोम। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको अमिताभ घोष का यहाँ पर जन्म पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था, बॉर्न। तो जन्म हुआ था इनका दोस्तों 1965 में। ठीक है, 1965 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स अमिताभ घोष के, चलिए बताइए अमिताभ घोष के कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। आप सभी ने पढ़े हैं, इनके इंपॉर्टेंट जो नोवेल हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, द सर्कल ऑफ रीजन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, द सर्कल ऑफ रीजन, द सर्कल ऑफ रीजन है इनका। द शैडो लाइन्स हो गया, शैडो लाइन्स। ठीक है, और कौन कौन से वर्क हैं इनके बताइए। द हंग्री टाइड भी इनका वर्क है, द हंग्री टाइड। ठीक है, द हंग्री टाइड, TIDE, द हंग्री टाइड। ठीक है, रिवर ऑफ स्मोक इनका वर्क है, रिवर ऑफ स्मोक। ठीक है, रिवर ऑफ स्मोक इनका वर्क है। एक इनका वर्क है जंगल नामा। ठीक है, क्या है? जंगल नामा, जंगल नामा आपको पूछ लिया जाएगा, जंगल नामा किसका वर्क है? तो ये भी दोस्तों अमिताभ घोष का ही वर्क है। ठीक है, तो ये सारे वर्क्स आपको ध्यान में रखने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कि इनका जो सर्कल ऑफ रीजन जो वर्क है ये कब आया था। सर्कल ऑफ रीजन आया था इनका 1986 में। ईयर भी ध्यान रखेंगे, पूछ लिए जाते हैं। द शैडो लाइन्स की बात करें, द शैडो लाइन्स कब आया था इनका? शैडो लाइन्स आया था इनका 1988 में, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, 1988 में आया था शैडो लाइन। ठीक है, साथ ही साथ हंग्री टाइड की बात करें, दी हंग्री टाइड आया था इनका 2004 में। ठीक है, 2004 में आया था हंग्री टाइड। ठीक है, इसके साथ साथ रिवर ऑफ स्मोक की बात करें, ये रिवर ऑफ स्मोक आया था 2011 में। रिवर ऑफ स्मोक, जंगल नामा आया था इनका 2021 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2021 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने सारे वर्क्स किसके हैं? अमिताभ घोष के हैं दोस्तों। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। तो किसके लिए मिला था इनको साहित्य अकादमी अवार्ड, बताइए किसके लिए मिला था? इसी के लिए मिला था दोस्तों, दी शैडो लाइन्स के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अमिताभ घोष को
साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला था? द शैडो लाइन्स के लिए मिला था दोस्तों। कब मिला था अगर पूछा जाएगा तो कब मिला था इनको, बताइए। 1990 में, ठीक है। 1988 में इन्होंने लिखा था इसको, द शैडो लाइन्स को, और 2 साल के बाद इनको इसी के लिए क्या मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक, इसको नोट कर लेंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया आपको अमिताभ घोष को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इनको मिला था। कब मिला था? अभी बताया मैंने आपको 1990 में। कब मिला था? 1990 में इनको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। किसके लिए मिला था? द शैडो लाइन्स के लिए, ठीक है। द शैडो लाइन, ठीक है। द शैडो लाइन्स के लिए क्या मिला था इनको? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1990 में। क्लियर है? तो इनके सारे वर्क्स, इनका जो प्राइज वगैरह है, ये सब आपने ध्यान में रखने, पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइटिक फॉर्म इज नॉट कॉमनली यूज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आपको यहाँ पर बताना है कौन से पोइटिक फॉर्म का यूज जो है कॉमनली जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं किया। कौन से पोइटिक फॉर्म का यूज नहीं किया, ये बताना है। पहला देखिए, सोनेट, ओड, एपिक, बैलेड। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइटिक फॉर्म्स इज नॉट कॉमनली यूज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा, आपने सोनेट पढ़े हैं, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ के, ओड भी हैं, ठीक है, बैलेड भी है, तो यहाँ पर एपिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में मैंने आपको बता रखा है, इनके सारे वर्क्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। जैसे लिरिकल बैलेड हो गया, ये तो इनका को रिटन वर्क था, इनकी विलियम एस टी कॉल्डिस के साथ इनका कोलैबोरेशन था इसमें, लिरिकल बैलेड में। साथ ही साथ द प्रिल्यूड हो गया, ठीक है, द एक्सकर्जन हो गया, द सॉलिटरी रिपर हो गया, माई हार्ट लीव्स अप हो गया, ठीक है, द लूसी पोएम्स हो गए। सारे ये आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं विलियम वर्ड्सवर्थ से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। सर फ्रांसिस बेकन वॉज बॉर्न इन। अब फ्रांसिस बेकन की बात हो रही है, ठीक है। तो बेकन का जन्म कब हुआ था दोस्तों? आप सभी ने कई बार पढ़ रखा है इसको, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। 1540 या फिर 1561, 1580 या फिर 1620। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट का? तो आप सभी जानते हैं फ्रांसिस बेकन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1561 में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस बेकन आप जानती हैं दोस्तों, ये एक फिलोसफर रहे हैं, स्टेट्समैन रहे हैं, ठीक है। ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। इनके फादर का नाम पूछा जाता है, ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। 1561 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? लंदन में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में इनका जन्म हुआ था। फादर का नाम क्या था? सर निकोलस बेकन, ठीक है। इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे आपका नोम आर्गनम हो गया, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया, ठीक है, द विजडम ऑफ द अनसेंट्स हो गया, ठीक है। ये सारे इनके वर्क्स हैं, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ पे फ्रांसिस बेकन का दोस्तों आपको डेथ भी पूछी जाती है, ठीक है। बॉर्न तो आपको पता है 1561 में लंदन में इनका जन्म हुआ था। अगर आपको डेट पूछी जाए तो डेट भी कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है। अगर जन्म की बॉर्न का पूछा जाए तो 1561 आपको याद रखना है जनवरी 22, ठीक है। तो जनवरी 22 जनवरी, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है 22 जनवरी 1561 में इनका जन्म हुआ था लंदन में। तो इनकी डेथ भी पूछी जाती है, ठीक है। तो डाइट अगर आपको पूछ लिया जाएगा तो डाइट ऑन अप्रैल 1626, ठीक है। 1626 में दोस्तों डेथ हुई थी फ्रांसिस बेकन की। तो ये दोनों डेट पूछी जाती है, बॉर्न और डाइट दोनों पूछा जाता है, तो दोनों आपको ध्यान में अप्रैल 9 करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हमेशा पूछा जाता है। कभी आपको यहाँ पर डेट पूछ ली जाएगी, ठीक है, यहाँ पर मंथ डेट पूछ लिया जाएगा या फिर ईयर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने बता दिए, सारे आपको ध्यान रखने हैं।
और इनके एसेज की बात करें तो इनके एसेज आपने पढ़े हैं, ऑफ से आपने पढ़े होंगे, ऑफ लव, ऑफ ट्रूथ, ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे दोस्तों, हु रोट द बुक ऑफ ग्रामेटोलॉजी। तो किसने लिखा है दोस्तों इस बुक को? हु रोट द बुक ऑफ ग्रामेटोलॉजी। तो ऑफ ग्रामेटोलॉजी जो बुक है किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर, जैक्स डेरिडा, कीट्स, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का? हु रोट द बुक ऑफ ग्रामेटोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा जैक्स डेरिडा की बुक है दोस्तों ये, ठीक है, जैक्स डेरिडा। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। जैक्स डेरिडा आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो ऑफ ग्रामेटोलॉजी जो बुक है इन्होंने कब लिखी थी ये पूछा जा सकता है। ये बुक लिखी थी 1967 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे, हु वॉज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट इन इंग्लैंड। आपको बताना है फर्स्ट पोएट लॉरिएट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के फर्स्ट जो पोएट लॉरिएट थे कौन थे? विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का? फर्स्ट पोएट लॉरिएट इन इंग्लैंड, तो राइट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बेन जॉनसन वॉज अ इंग्लिश प्ले राइट, पोएट, एक्टर एंड बॉर्न इन लंदन इन 1572। 1572 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? लंदन में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अ टेल ऑफ अ टव इनका वर्क है। तो सारे आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। ये पोएट लॉरिएट कब बने थे पूछ लिया जाएगा, तो ये पोएट लॉरिएट जो है इंग्लैंड के कब बने थे? 1616 में बने थे, ठीक है। पोएट लॉरिएट कब बने थे? ठीक है, बेन जॉनसन पोएट लॉरिएट बने थे 1616 में, क्लियर है। तो इनके वर्क्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, जैसे अ टेल ऑफ अ टव जो इनका वर्क है 1633 में आया था इनका, ठीक है, अ टेल ऑफ अ टव। ये कब आया था इनका वर्क? 1633 में, 1633 में, ठीक है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ये आया था 1598, नोट कर लेंगे, ठीक है। वॉलपॉन आया था इनका वर्क 1606 में, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विच स्टैंजा फॉर्म डिड सैली यूज इन हिज फेमस पोएम ओड टू द वेस्ट विंड। तो आपको बताना है दोस्तों, ओड टू द वेस्ट विंड में पीबी सैली ने कौन सा स्टैंजा फॉर्म यूज किया है? ऑप्शन देखिए, राइम रॉयल, टर्जा रीमा, ओटवा रीमा या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? आपको बताना है विच स्टेंजा फॉर्म डिड सैली यूज इन हिज फेमस पोएम ओड टू द वेस्ट विंड। राइट आंसर हो जाएगा इसका टर्जा रीमा, ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे टर्जा रीमा। टर्जा रीमा इज एन इटालियन वर्स फॉर्म दोस्तों, इटालियन वर्स फॉर्म है विथ अ 3 लाइन स्टेंजा, ठीक है। ये टर्जा का मतलब 3, ठीक है, यानी कि इसमें आपको ध्यान रखने हैं ये एक इटालियन वर्स फॉर्म है विथ अ 3 लाइन स्टेंजा, 3 लाइन स्टेंजा, ठीक है, 3 लाइन स्टेंजा, ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। टर्जा रीमा कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन्स स्टेंजा कॉल्ड टर्सेट्स, ठीक है, टर्सेट बोलते हैं 3 लाइन स्टेंजा को, तो ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आपका राइम स्कीम वगैरह आपको इसकी पूछी जा सकती है टर्जा रीमा की, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, A B C B C D C, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये राइम स्कीम है दोस्तों टर्जा रीमा की, तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, द लाइन अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। आपको बताना है अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव अकर्स इन फ्रॉस्ट पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस पोएम में दोस्तों आपको ये लाइन देखने को मिलती है, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव जो है दोस्तों, ये फ्रॉस्ट की किस
वर्क में आपको देखने को, किस पोएम में देखने को मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिजेस। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्रिजेस पोएम में है दोस्तों ये लाइन्स, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। ठीक है, क्लियर हो गया। चल अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना है। 6 है दोस्तों, अ रेलवे क्लर्क इज अ पोएम बाय नजीम म्यूजिकल, फ्रांसिस बेकन, टेनिसन, कीट्स। चलिए आंसर कीजिए। अ रेलवे क्लर्क जो है किसकी पोएम है, किसने लिखा है इस पोएम को? आंसर कीजिए क्या हो जाएगा? अ रेलवे क्लर्क पोएम रिटन बाय नजीम म्यूजिकल। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ध्यान रखेंगे, अ रेलवे क्लर्क इज वेल नोन पोएम बाय इंडियन पोएट नजीम म्यूजिकल। ठीक है, क्लियर है। और इम्पोर्टेंट वर्क्स नजीम म्यूजिकल के आप जानती हैं। ठीक है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इनका वर्क है, अ टाइम टू चेंज इनका वर्क है। ठीक है, द थर्ड इनका वर्क है नजीम म्यूजिकल का, द अनफिनिश्ड मैन इनका वर्क है। ये सारे वर्क्स आपको ध्यान में रखने हैं नजीम म्यूजिकल के। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना है इसको। चलिए अगला देखेंगे 7 नंबर, आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एज इज कॉल्ड द एज ऑफ डाउट? ठीक है, किस एज को एज ऑफ डाउट कहा जाता है? रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज या फिर रेस्टोरेशन एज? चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। 7 का आपको बताना है, आंसर करना है। बताइए किस एज को कहा जाता है एज ऑफ डाउट? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का। क्या हो जाएगा 7 का राइट आंसर? द विक्टोरियन एज। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं उतनी बार आपको जो है जो जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, द विक्टोरियन एज आप जानती हैं कब से कब तक मानी जाती है विक्टोरियन एज? 1837 से मानी जाती है विक्टोरियन एज, और कब तक मानी जाती है? 1901 तक। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इम्पोर्टेंट्स जो विक्टोरियन राइटर्स हैं वो भी ध्यान में रखने हैं। चार्ल्स डिकेंस हो गए, हार्डी, मैथ्यू अर्नोल्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये सारे जो हैं आपके विक्टोरियन एरा के हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, वॉल्ट विटमैन लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड इन। आपको बताना है वॉल्ट विटमैन का जो लीव्स ऑफ ग्रास है ये वर्क है जो कब पब्लिश हुआ था, ये आपको पूछा गया है। 1871, 1872, 1855 या फिर 1867? चलिए बताइए वॉल्ट विटमैन, आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। वॉल्ट विटमैन का जो लीव्स ऑफ ग्रास है वर्क, ये कब पब्लिश हुआ था? तो 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1855। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नोट करेंगे इसको, ये पहले पूछा जा चुका है। 1855 में जो है पब्लिश हुआ था लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, वॉल्ट विटमैन दोस्तों आप जानती हैं ये एक अमेरिकन पोएट है। ठीक है, वॉल्ट विटमैन। ठीक है, इनके वर्क्स आपने पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे आपका अ टेल ऑफ द टाइम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्क है इनके। ठीक है, वॉल्ट विटमैन की बात करें तो इनका जन्म आपको पूछा जा सकता है, बॉर्न। तो इनका जन्म हुआ था 1819 में, 1819 में इनका जन्म हुआ था न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ? फर्स्ट पोएम बतानी है विलियम वर्ड्सवर्थ की। ऑप्शन देखिए, द प्रेल्यूड, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, लिरिकल बैलेट। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 का। तो 9 का दोस्तों राइट आंसर आप जानती हैं, फर्स्ट पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ठीक है, कब लिखी थी ये? 1793। ठीक हो गया। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर करिए। टू होम कीट्स डेडिकेटेड पोएम? चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। टू होम कीट्स डेडिकेटेड पोएम्स, कीट्स ने अपनी पोएम्स को डेडिकेट किया है, किसको किया है? विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शैले, ले हंट या फिर स्पेंसर? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 10 का? टू होम कीट्स डेडिकेटेड पोएम्स, राइट आंसर हो जाएगा ले हंट। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, जेम्स हेनरी ले हंट इनका पूरा नाम है। ठीक है, जेम्स हेनरी ले हंट। ठीक है, पूरा नाम भी पूछ लिया जाएगा तो ये भी आपको
ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु कॉल्स द 18th सेंचुरी एन एज ऑफ प्रूच। आपको बताना है आइडेंटिफाई द क्रिटिक, यानी कि क्रिटिक को आइडेंटिफाई करना है, हु कॉल्स द 18th सेंचुरी एन एज ऑफ प्रूच। ठीक है, ऑप्शन देखिए, इलियट, थॉमस हार्डी, मैथ्यू आर्नोल्ड या फिर जॉन रस्किन। चलिए आंसर कीजिए, एन एज ऑफ प्रूज किसने कहा है 18th सेंचुरी को? तो ये मैंने बताया था आपको 18 क्या हो जाएगा राइट आंसर 11 का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एन एज ऑफ प्रूज प्राइमरली रेफर्स टू द 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी को कहा है इन्होंने। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 इसका आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिगिंस विद द फॉलोइंग लाइन, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ये तो कई बार आपने पढ़ रखा है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये लाइन्स आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? एज यू लाइक इट, द ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। चलिए आंसर कीजिए, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। अगर संगीत प्यार का भोजन है तो इसे बजाते रहो। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 12 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? द ट्वेल्थ नाइट। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये दोस्तों लाइन जो है कहाँ देखने को मिलती है? द ट्वेल्थ नाइट में। ठीक है, ट्वेल्थ नाइट जो है ये कब पब्लिश हुआ था? ये आया था फर्स्ट फोलियो में, बताया था ना, फर्स्ट फोलियो में आया था। फर्स्ट फोलियो कब आया था बताइए? विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो आया था कब आया था? ये आया था आपका 1623 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। शेक्सपियर ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल इज कॉल्ड। चलिए आंसर कीजिए, अ रोमांटिक कॉमेडी, अ प्रॉब्लम कॉमेडी या फिर अ रियलिस्टिक कॉमेडी। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों, ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल। ठीक है, बताइए, इज कॉल्ड रोमांटिक कॉमेडी, प्रॉब्लम कॉमेडी या फिर रियलिस्टिक कॉमेडी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 13 का, क्या हो जाएगा? अ प्रॉब्लम कॉमेडी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल, ये आया था आपका, कब आया था ये? 1623 में, फर्स्ट फोलियो में, 1623 में। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, 14 में आपने आंसर करना है, कॉल्डिट्स रिमोर्स 1803 इज अ। आपको बताना है एस टी कॉल्डिट, यानी कि सैमुअल टेलर कॉल्डिट्स का दोस्तों रिमोर्स एक वर्क है, 1803 में आया था। ये क्या है दोस्तों? एक ऐसे है, पोयम है, प्ले है या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रिमोर्स। तो रिमोर्स जो है दोस्तों ये क्या है? एक प्ले है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। क्लियर है। और एक कब आया था इनका? 1803 में आया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछ लिया जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए बाकी आप कॉल्डिस का आप जानती हैं दोस्तों, कॉल्डिस सैमुअल टेलर कॉल्डिस के अपने वर्क जो है आपने पढ़े हैं सारे। ठीक है, जैसे आपका द राइम ऑफ द अनसेंट मैरिनर आया था, 1798 में आया था, द राइम ऑफ द अनसेंट मैरिनर। कुबला खान है इनका, 1816 में आया था। ठीक है, तो इनके सारे वर्क्स में पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है, आपका पहला जो राइम ऑफ द अनसेंट मैरिनर है कब आया था? 1798 में आया था। कुबला खान पूछा जाता है इनका। ठीक है, कुबला खान। ठीक है, कुबला खान कब आया था? ये आया था 1816 में, 1816 में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्रिस्टाबेल आया था इनका, ये भी 1816 में आया था। दोनों याद रखेंगे, कुबला खान और क्रिस्टाबेल। ठीक है, क्रिस्टाबेल, ये दोनों जो हैं 1816 में आए थे इनके। ठीक है, साथ ही साथ फ्रॉस्ट एट मिडनाइट इनका वर्क है, 1798 में आया था। डिजेक्शन एंड ओड है, 1802 में आया था कॉल्डिस का। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। ठीक है, दी वॉचमैन भी इनका एक वर्क है एस टी कॉल्डिस का, 1796 में आया था। ठीक है,
चलिए अगला देखिए 15 नंबर और आज का आखिरी क्वेश्चन आपने आंसर करना है। मैथ्यू अर्नोल्ड्स फर्स्ट पब्लिश पोएम इज। अर्नोल्ड का जो है आपको फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम बताना है, कौन सा है? द स्कॉलर जिप्सी, द स्ट्रेट रिवलर, कल्चर एंड नाकी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 15 का? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्नोल्ड फर्स्ट पब्लिश पोएम। पब्लिश पोएम पूछी है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पहली पब्लिश पोएम कौन सी है मैथ्यू अर्नोल्ड की? तो राइट आंसर हो जाएगा द स्ट्रेट रिवलर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। द स्ट्रेट रिवलर जो है दोस्तों, ये कब पब्लिश हुआ था पूछा जाएगा? 1849। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पहले तो आपको याद रखना ये पोएम किसकी है, ये भी पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, द स्ट्रेट रिवलर किसकी पोएम है? ये मैथ्यू अर्नोल्ड की है, पहली पब्लिश पोएम है। पब्लिश कब हुई थी? 1849 में। ठीक है, याद रखेंगे। इनके वर्क्स आप जानती हैं दोस्तों, मैथ्यू अर्नोल्ड की डॉबर बीच इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, डॉबर बीच, ठीक है, कई बार पूछा है डॉबर बीच। कब आया था डॉबर बीच इनका? 1867 में। ठीक है, 1867 में आया था। ठीक है, डॉबर बीच। ठीक है, स्कॉलर जिप्सी हो गया। ठीक है, लिटरेचर एंड डोगमा हो गया। ठीक है, सारे इन्हीं के वर्क हैं। एसेज इन क्रिटिसिज्म, ये भी इन्हीं का वर्क है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड को भी आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। मेरी कोशिश यही है दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम तक जो है मैं आपका जो रिवीजन है वो पूरा करा पाऊँ आपको, क्योंकि जितने भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं पहले 40-50 के आसपास, उन सभी को मैं दोबारा आपको जो है रिवीजन करा रहा हूँ दोस्तों। ये काफ़ी जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आज की सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।